गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास ऑफ साइंस फॉर पीएससी। आज हम करने जा रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड। इसके सेक्शन के अंदर हम करेंगे डायमंड होता क्या है। हमने ये तो कल देखा था कि लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज डायमंड से क्या सेम होती है क्या नहीं होती है। और उसके बीच में हमने बहुत बार कार्बन का बात किया, डायमंड की प्रॉपर्टीज का बात किया, लेकिन एग्जैक्टली उसको कंपाइल करके नहीं देखा। और इससे बहुत क्वेश्चन भी आते हैं कि डायमंड कंडक्टर है कि नहीं, हीट कंडक्ट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, आपको डायमंड हार्डेस्ट है कि उसका हार्डनेस कम है, वो आपको किस किस अप्लायंस में काम आ सकता है, सिर्फ नेकलेस के लिए काम आता है कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ में भी काम आता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको आते रहते हैं। और फिर कुछ जो कार्बन एज ए आपको एलिमेंट को लेके भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी इसमें कवर होता है कि एलोट्रोपी क्या होता है। फिर आपको कार्बन का जो कुछ कुछ जो फेमस स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, या आपको मान लीजिए हनीकोम, आपको वो हम बात करेंगे इवेंचुअली जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्राफीन क्या होता है, फ्यूलरीन क्या होता है, आपको फिर डायमंड क्या होता है, ये सब कार्बन है। तो ये फिर अलग क्यों है, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो आज इस सेक्शन का हम लोग डायमंड पार्ट करेंगे, उसके बाद ग्रेफाइट करेंगे, फिर ग्राफीन करेंगे, फिर हम फ्यूलरीन करेंगे। आपको जो लास्ट दो पार्ट है ग्राफीन और फ्यूलरीन और आपको ग्रेफाइट, इसको हम तीनों को एक सेक्शन में कर देंगे, क्योंकि हमारा एक फाउंडेशन जब इससे बन चुका होगा कार्बन के सारे प्रॉपर्टी का, तो उसमें बस उनके स्पेशल फीचर को जानना होगा, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना होगा। ठीक है, चलिए तब शुरू करते हैं। ठीक है, ये सिंस ये हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ को एक लैब ग्रोन डायमंड दिया था। ठीक है, तो हमने ये तो सीख लिया लैब ग्रोन डायमंड क्या है। अब ये देखना है कि डायमंड क्या है। ठीक है, अच्छा ये भी आएगा नहीं, लेकिन जानना चाहिए आदमी को। ये आपको क्या लगता है कि ये एक्सीडेंट है? नहीं, क्योंकि हम लोग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में, इसीलिए। ठीक है, हर चीज़ प्लान्ड होता है हमारे गवर्नमेंट का। और ये डायमंड है, और ये इससे इम्पोर्टेंट बात है कि डायमंड जिस बक्से में दिया गया है, मतलब बॉक्स में दिया गया है, वो एक स्पेशल जीआई टैग वाला बॉक्स है, वो कश्मीर से आता है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे। अब आते हैं फीचर्स ऑफ डायमंड में कि केमिकल फॉर्मूला। पहले डायमंड होता है क्या, ये कोई एक दूसरा केमिकल कंपाउंड है क्या, ये आपको NaCl है कि आपको FeSO4 है? आपको नहीं, ये सिर्फ एक एलिमेंट है, आपको कार्बन। ठीक है, सी। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला कंटेन एंटायरली ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। अब ये वर्ड का मतलब क्या होता है यार, कि क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल आपको होता है एक, अच्छा क्रिस्टल वो होता है जो खाली अंगूठी में पहनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, वो जेम सी क्रिस्टल नहीं है। क्रिस्टल एक केमिकल कॉन्सेप्ट है, फिजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको हम बात करते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिसका आपको एजेस हो, सरफेस हो, उसमें अंदर जो वो उसके, मैं देखिए अब मैं वर्ड सब बोल दूंगा, वो अभी आपको समझ में आएगा नहीं। क्रिस्टल लैटिस आपको रेपिटेटिव पैटर्न में वो बनाता हो, लेकिन अब ये लाइन आपको समझ में आएगा नहीं अभी। तो बस अभी आप समझ लीजिए कि उसका एजेस हो, सरफेस हो, वो एक ज्योमेट्रिक शेप एक्वायर करता हो। ठीक है, तो ये आपको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, और लैटिस आपको क्या वर्ड का मतलब होता है? लैटिस आप समझिए एक कॉन्सेप्ट है आपको। ठीक है, कि अरेंजमेंट इन रेगुलर एंड रेपिटेटिव पैटर्न। ठीक है, और इसी से इसका सबसे मतलब फिजिकल जो एक्चुअली में एग्जिस्ट, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना, जो फिजिकली एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है वो होता है यूनिट सेल। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है यूनिट सेल। ठीक है, अब यही यूनिट सेल आपको बार बार, जैसे मान लीजिए ये क्यूब हुआ, ठीक है, ये क्यूब हो गया, ये आपको यूनिट सेल हो गया। अब इसी पे फिर मैंने एक और क्यूब बना दिया। ठीक है, फिर इस पे हमने एक और क्यूब बना दिया। तो देख रहे हैं ये जैसे बड़ा होते जा रहा है ये चीज। तो ये एक जो चीज होता है ये यूनिट सेल हो गया, और ये सब एक दूसरे पे ओवरले करके बन रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे लैटिस। कॉन्सेप्ट को लैटिस कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जब बहुत ऐसा हो जाएगा, हजारों लाखों, तो एक सब्सटेंस बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो डायमंड के बारे में हमने ये क्यों बोला कि डायमंड भी आपको ऐसे ही इकट्ठा हो के बन रहा है, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जनरली नहीं आएगा, लेकिन कभी एक्सीडेंटली, कभी कभी कोई भी PSC क्या होती है कि थोड़ा
स्टूडेंट से बदला लेने का सोच लेती है तो थोड़ा टफ क्वेश्चन डरा देती है। तो उस केस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डायमंड, आपको क्या क्रिस्टल लैटिस कैसी होता है, तो कौन सा आपको पता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर डायमंड इज क्यूबिक, और मैंने जानबूझ के क्यूबिक लिया था क्योंकि ये जो इसका यूनिट सेल है वो क्यूब के स्ट्रक्चर का होता है। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसका अभी हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो डायमंड हैज ए क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर विथ ईच कार्बन एटम ऑफ, अच्छा, कोवैलेंटली बॉन्डेड मतलब क्या होता है, जब कोई एलिमेंट होती है वो जब साथ में जुड़ता है तो उसको दो तरीका आपको प्राइमरीली आपको जुटने का, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, हर जो एलिमेंट होता है उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन होता है आउटर शेल में, अगर वो दोनों आपस में शेयर करके और फिर बॉन्ड बनाते हैं, शेयर इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन जो रहेगा इस वाले एलिमेंट का, इसके भी इन्फ्लुएंस में रहेगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके भी इन्फ्लुएंस में रहेगा, ये आपको शेयर हो गया। फिर आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फिर से दो एलिमेंट लिए, ये क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास जितना भी था इसके पास एक कम हो गया, तो इसमें एक चार्ज आ जाता है, इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसमें क्या होता है कि अब चार्ज आने के कारण दोनों में अट्रैक्शन बन जाता है। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहे हैं, ये लोग ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद एक चीज हो गया, क्या हो गया, दोनों में चार्ज आ गया, अब वो चार्ज अपने में अट्रैक्ट करने लगे दूसरे को, तो उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो हमारा ये जो है डायमंड है वो कैसे बना हुआ है, कोवैलेंटली बना हुआ है। मतलब कि कार्बन जो है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से अपना जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयर करता है, और उससे ही आपको डायमंड बनता है। वो कैसे बनता है, तो वो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से बनता है। ये कैसा है, पिरामिड जो होता है ना, ये पिरामिड समझ लीजिए, इसको आपको समझाने के लिए मैं इसको ऐसे करते रहा हूँ, ठीक है। आप समझ सकते हैं मेरा डायग्राम थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा। ये ऐसे पिरामिड है, ठीक है, और ये ऊपर, तो यहाँ कार्बन रहता है, यहाँ कार्बन रहता है, यहाँ कार्बन रहता है, मतलब एक कार्बन आपको चार कार्बन से जुटा हुआ है। वैसे ही मान लीजिए ये कार्बन आपको चार से जुटा रहेगा, फिर ये कार्बन आपको चार से जुटा रहेगा, ये कार्बन आपको चार से, मतलब आइडिया आपको लग रहा है, ठीक है। तो यही आपको मिल मिल के आपको इवेंचुअली डायमंड बनाता है, ठीक है। तो ये हम बात समझ गए जो कि यहाँ पे आपको कहा गया, और यही जो ये बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है। फिर हार्डनेस, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरली, ये वर्ड याद रखिएगा, ये लोग बहुत लोग मिस कर जाते हैं। तो और हार्डनेस को हम लोग मेजर किस स्केल पे करते हैं, तो मोहो स्केल पे करते हैं। ये 1800 में 1812 बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जब इन्होंने हार्डनेस को डिफाइन किया था, मतलब हार्डनेस का स्केल शुरू किया था, डिफाइन नहीं किया था। अब जैसे मान लीजिए हार्डनेस पे टैल्क, जिप्सम, जिप्सम, फिर क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, फिर टोपाज, टोपाज, फिर कोरंडम, CORUNDUM, डायमंड, डायमंड। अगर आपको ये अरेंज करने के लिए आ जाए कि फ्रॉम इंक्रीजिंग टू, नहीं, फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हार्डनेस, तो आप इसको कैसे अरेंज करिएगा, अगर इसको आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करिए। चलिए दो तीन हम आपको बता दे रहे हैं, आपको हिंट देने के लिए कि ये आपको सॉफ्टेस्ट होगा, जैसा लाइन कह रहा है, डायमंड आपको हार्डेस्ट होगा, ठीक है। और आपको चलिए इस दोनों में क्वार्ट्ज और टोपाज में बता दे रहा हूं कि इसका हार्डनेस टोपाज से कम होगा। अब उसके बाद आप अरेंज करिए, अगर आप खोजिएगा तो अच्छा है, क्योंकि फिर आपका ये हार्डनेस वाला एक सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको वो सॉल्यूशन दीजिए कमेंट में करके, ठीक है। फिर डेंसिटी इसका कितना होता है, देखिए ये फैक्ट्स कभी आएगा नहीं, लेकिन सिंस हम कवर कर रहे हैं तो ये हमने दे दिया, इसलिए इसको याद मत रखिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो सुपरलेटिव्स होता है ना वो हमें याद रखना होता है, जैसे वन ऑफ द हार्डेस्ट, ठीक है, तो इसीलिए हमें याद रखना होता है। फिर थर्मल कंडक्टिविटी, हाँ ये याद रखना है, क्यों, इसका बताता हूं। अब डायमंड जो होता है वो आपको हीट को, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट हीट कंडक्टर है, ठीक है। मतलब कि आप अगर इसमें से हीट डालिएगा इस छोर पे तो वो उस छोर पे तुरंत गर्म हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है। अब इसका फायदा क्या है कि अगर वो हीट तुरंत कंडक्ट कर दे रहा है एक छोर से दूसरे छोर, तो अगर यहाँ पे नीचे वाले मान ले कोई एक छोर पे उससे काम करते हैं और वो छोर गर्म होने लगता है, तो वो तुरंत दूसरे छोर पे चला जाएगा, दूसरे छोर से कहीं और चला जाएगा, तो वो जो डायमंड है वो गर्म नहीं होगा।
गर्म नहीं होगा तो मेल्ट नहीं करेगा, मेल्ट नहीं होगा तो वो लंबे समय तक काम कर सकता है। ये मेन समझाने का पर्पस था कि ये इसका मतलब इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। अब इससे होता क्या कि अब मान लीजिए जो बहुत गर्म होने वाला वर्क, जैसे मान लीजिए वो आपने देखा होगा कि बहुत बार शीशा को एक व्हील से आदमी ऐसे रगड़ते रहता है, ठीक है। उसमें लगा नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल लगा भी हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो बड़े-बड़े इंडस्ट्री में वहाँ पे वैसे वैसे, क्योंकि वो गर्म रगड़ने में गर्म हो रहा है तो वहाँ पे ये काम आएगा, क्योंकि तुरंत आपको हीट को डिसिपेट कर दे रहा है। एक चीज़ होता है, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, ड्रिल बिट, ठीक है, ड्रिलिंग में काम आता है, ठीक है। वो ड्रिलिंग के लिए एक मान लीजिए इतना बड़ा लोहा है, उसके नीचे आपको ये डायमंड डाला हुआ है, क्यों? क्योंकि ये हार्डेस्ट भी है, ठीक है। अब हार्डेस्ट तो ये पत्थर को तोड़ देगा, क्योंकि वो तो इससे कम हार्ड है और ये आपको ज्यादा हार्ड है, तो टूटेगा कौन? अब मान लीजिए आप शीशा और पत्थर को टकराते हैं तो कौन टूटता है? शीशा टूटता है। क्यों? क्योंकि आपको पत्थर हार्ड है शीशे से, ठीक है। वैसे ही डायमंड हार्ड है आपको मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस है, तो जब वो दोनों टकराएगा तो कौन टूटेगा? वो सब्सटेंस टूटेगा, क्योंकि डायमंड हार्ड है। वो हीट रेजिस्टेंट भी है, हीट रेजिस्टेंट बोल रहा हूँ, हीट आपको कंडक्टर भी है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए आप हार्ड तो है लेकिन हीट कंडक्टर नहीं है, तो क्या होगा? ठीक है, आप टूटिएगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद मेल्ट कर जाइएगा। तो ये मेल्ट भी नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि हीट कंडक्ट कर दे रहा है। तो ये अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं कि डायमंड का काम क्या होता है, इसलिए इसका काफी इंडस्ट्रियल यूज होता है। मतलब ये सोच कर अजीब लगेगा कि एक जगह हम बात करते हैं डायमंड इतना महंगा होता है, दूसरी जगह इसको इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको जनरली वही लैब ग्रोन जो होता है डायमंड या आर्टिफिशियल डायमंड, फेक डायमंड, वो सब यूज होता है। लेकिन फेक डायमंड का तो उतना हार्डेस्ट नहीं होता, वो मैंने आपको क्लास में एक कवर किया है, उसे भी जरूर देखिएगा, सिमुलेटेड डायमंड क्या होता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल, अच्छा मैं आपसे अभी क्वेश्चन करता हूँ कि लैब ग्रोन डायमंड और जो हम डायमंड नेचर में आइडेंटिफाई करते हैं, दोनों अलग है क्या? लाइक फेक और रियल है क्या? लाइक लैब ग्रोन डायमंड दूसरे कंपाउंड का है और आपको जो नेचुरल फाउंड डायमंड है क्या वो सिर्फ कार्बन है? ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको खोजना तो मेरा वीडियो जरूर देखिए, वो अच्छा वीडियो है, वो आ सकता है क्योंकि अभी हमारे न्यूज़ में बना हुआ है, करंट अफेयर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन डायमंड, अच्छा इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन हीट देख लिया हमने। अब इलेक्ट्रिकली ये इंसुलेटेड, अब देखिए दिन पर दिन ये इतना यूजफुल होते जा रहा है, कहने का नहीं। आप एक ऐसा मटेरियल जो हीट को ट्रांसफर कर दे, इलेक्ट्रिसिटी ना लगने दे। मतलब अगर आप हाँ डायमंड का ग्लव्स पहन लिए, और भाई प्लीज ऐसा करना मत, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये एक इंसुलेटर है, ठीक है, कि आप इलेक्ट्रिसिटी छूइए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने जा रहा है। क्यों नहीं होने देता है? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है ना, तो उसमें उस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब हमने देखा कि कार्बन का क्या है कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो टेट्राहेड्रल वाला स्ट्रक्चर देखा। कार्बन का जो आउटर पार्ट में जो होता है शेल में, अगर आप लोग को, आप आर्ट से आते हैं, हिस्ट्री से मतलब कॉमर्स से आते हैं, आपने ये सब नहीं पढ़ा है, तो फिर मतलब चिंता ना करें, ये ज़्यादा चांस है कि ये केमिकल पार्ट इसका नहीं आने वाला, लेकिन मैं समझाने के लिए एक्सप्लेन फिर भी कर देता हूँ। अब कार्बन के जो वैलेंस शेल, जो सबसे आखिरी वाला जो शेल होता है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से यूज हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से हुआ, तीसरा इस कार्बन से हुआ, चौथा इस कार्बन से हुआ, तो इसका जो चारों इलेक्ट्रॉन था वो 4 कार्बन से यूज हो गया। वैसे ही इस कार्बन का आपको एक यहाँ पे इस कार्बन का 1 2 3 4 4 हो गया, ऐसे ही इसका भी 1 2 3 4, वैसे आपको जितना कार्बन है सब 4 से जुटा रहेगा, ठीक है। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है ना कि वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कंडक्ट करवा सके। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? आपको फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है, आपको एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, मतलब कार्बन क्या अजीब का मटेरियल है, मुझे लिटरली समझ में नहीं आता। एक मैजिक मटेरियल है। ये आपको दे रहा है कि हीट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब कार्बन ही का एक स्ट्रक्चर नाम होता है ग्राफीन, ठीक है। ये भी कार्बन ही होता है, बस इसमें अंतर क्या है कि ये आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जुटा हुआ है। वो क्या होता है कि एक चटाई की तरह होता है, और वो उसमें आपको क्या है कि एक कार्बन आपको 3 कार्बन से जुटा होता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली रहता है। और वो मटेरियल आपको वन ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। आपको मतलब एक कार्बन जो बोल रहा है कि एकदम नहीं करेगा, एक बोल रहा है कि इतना ज्यादा करेगा, कहने का नहीं। तो ये अजीब एक मैजिक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब फैक्ट, तो मैंने आपको ये शेयर कर दिया, ठीक है। केमिकल स्टेबिलिटी वैसे काम भी आ सकता है कि ग्राफीन आपको इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है कि नहीं होता। बगल में डायमंड भी दिया रहेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत भयानक कंडक्टर है और ये कंडक्टर नहीं है। एक और सब्सटेंस होता है ग्रेफाइट, ठीक है।
ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन जो है ये दो अलग अलग सब्सटेंस, ठीक है, इस पे हम लोग करेंगे। ये 2 लेयर में होता है, ये 1 लेयर में होता है, मतलब ग्राफीन 1 लेयर का होता है, ग्रेफाइट 2 लेयर का होता है, ठीक है। वो क्या होता है हम लोग देखेंगे। अभी जान लीजिए ग्रेफाइट भी होता है, वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, मतलब दो जो जी वाले वर्ड है वो कंडक्टर हो गए, और जो डायमंड हो गया वो नॉन कंडक्टर हो गया, ठीक है। केमिकल स्टेबिलिटी, अब केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए गर्मी में आपका दूध क्यों फट जाता है, वही दूध आपको ठंडे में नहीं फटता है। तो गर्मी में क्या होता है कि आपको उसको वो सही माहौल मिल जाता है बैक्टीरिया को उस पर काम करने के लिए। जब मैं बोलता हूं कि बैक्टीरिया को उस पर काम करने के लिए मौका मिल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिएक्शन करवा देता है वो स्पॉन्टेनियसली। आपने तो दूध में कुछ डाला नहीं था, तब भी वो फट गया या तब भी कुछ और हो गया। तो ये रिएक्शन क्यों हुआ कि वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप रिएक्शन हो गया, ठीक है। वैसे ही जब हम लोग केमिकल स्टेबिलिटी का बात करते हैं, तो जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं कि इसको कोई भी आप कंडीशन दे दीजिए वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो उसे इनर्ट कहते हैं या टेंडिंग टू बी इनर्ट कहते हैं। और कोई सब्सटेंस होता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, आप इस रूम में हाइड्रोजन भर दीजिए और आप कहीं भी एक थोड़ा सा लाइटर भी कहीं जलाइए, तो ये रूम आपको बूम से ना वो आवाज कर जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, वो अपने आप में बर्न हो जाएगा। और डायमंड जो है आपको, ये क्या हुआ, डायमंड इज हाईली केमिकली स्टेबल एंड रेजिस्टेंट, मतलब कि आप डायमंड पे आग लगा दीजिए, डायमंड पे कोई केमिकल डाल दीजिए, एसिड, डायमंड पे अल्कली डाल दीजिए, डायमंड पे मतलब उसको अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट पे ले जाइए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक जैसा था वैसा ही रह जाएगा, अनटिल अनलेस इसको बहुत ज्यादा आप हाई टेम्परेचर पे ले जाइए, बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाइएगा, तब आपको ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करना शुरू कर देता है और बनाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज एट वेरी हाई टेम्परेचर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये टर्म देखिए, ये सब हम लोग फिजिक्स वाला जब पार्ट करेंगे तो करेंगे, लेकिन फिर भी बेसिक आइडिया अभी भी होना चाहिए। ये समझिए, जब भी जो आपको लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड करता है, वो क्यों बेंड करता है वो सब पे अभी मैं नहीं जाऊंगा, अदरवाइज ये फिर डिटेल होने लगेगा। तो जब बेंड होता है तो हर एक मीडियम लाइट को कोई ज्यादा मोड़ता है, कोई कम मोड़ता है, ठीक है। तो यही जो नाप है, वो नाप हम लोग इंडेक्स के थ्रू नापते हैं कि आपको मान लीजिए ये सब्सटेंस का 5 है, इसका 8 है, 8 क्या है, ये आपको क्षमता उस लाइट को बेंड करने के लिए। तो ऐसे हमने लगभग बहुत सारे नाप लिए, तो ये इवेंचुअली क्या हो गया, लाइट को बेंड करने का इंडेक्स हो गया, वही आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, मतलब जब ये चैप्टर आएगा। अब डायमंड हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको क्या बोला, लाइट को बेंड करने का ताकत। अब हम क्या बोल रहे हैं कि डायमंड हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव, मतलब कि वो लाइट को बहुत भयानक बेंड कर देता है। और यहीं से आपको बात आता है चमकने का, कि अब मान लीजिए लाइट को, उसका डायमंड को बेंड करने का ताकत नहीं होता, लाइट पड़ता है इससे और सीधे निकल के पार चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि लाइट यहाँ गया और इस साइड जब लाइट निकला तो ऐसे मुड़ा हुआ था, अब ऐसे मुड़ा तो वो नीचे जाके टकराया उसके दूसरे सरफेस से, फिर वहां पे भी ऐसे बेंड हुआ, तो मतलब वो अंदर घूमते रहेगा लाइट आपको बहुत देर तक, अनटिल किसी एंगल से वो निकल ना जाए। तो इस कारण से क्या होता है कि अंदर ही लाइट चमकते रहता है। और भी बहुत कारण है, अभी रिफ्रैक्शन के बाद डिफ्रैक्शन डिस्पर्शन होगा, वो जो कि कलर देता है उसको। तो डायमंड जो होता है वो आपको लाल पीला नीला कहीं दिखेगा आपको, मतलब चमकता हुआ पार्ट, तो वो डिस्पर्शन के कारण हो रहा है। अब रिफ्रैक्शन का ही एक अलग पार्ट होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का नहीं, रिफ्लेक्शन का होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे वो क्या है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जानना है कि आपको जो आपको डायमंड का ब्रिलियंस, जो हम चमकता चमकता पार्ट देख रहे हैं, वो रिफ्रैक्शन के कारण देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, याद रखिएगा। वो जो आपने देखा होगा, एक टर्म सुना होगा, डायमंड को बहुत बारीकी से काटा जाता है, ये पता है क्यों किया जाता है, वो इसके लिए किया जाता है कि जब लाइट जाए ना तो बस ऐसे एंगल पे, ऐसे पे टकराए कि वो तुरंत रिफ्लेक्ट करके दूसरे जगह टकराए, तो वैसे वो टकरा के अंदर घूमते रहे, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो जब ये फॉलो होगा तब होगा, इसीलिए उस पर्टिकुलर एंगल को काटा जाता है कि ये फॉलो हो। अब ये क्या है हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एकदम इसको फिगर देके समझाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको क्या याद रखना है कि जो डायमंड का हमारा जो चमक होता है वो इन सारे प्रोसेस के कारण होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर ट्रांसपेरेंसी, डायमंड्स आर ट्रांसपेरेंट टू मोस्ट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द
लाइट। अब ये क्या बोल रहे हैं हम लोग? अच्छा, विजिबल लाइट। ये सब वर्ड का मतलब आदमी को पता होना चाहिए। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिख देते हैं तब भी कुछ गलत नहीं होता, ठीक है। तो ये लाइट क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो कि हमारे आंखों को दिखता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं, ठीक है। अब डायमंड्स आर ट्रांसपेरेंट टू द, अब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो गया कि अब लाइट जब घुस रहा है आपको उस डायमंड में, तो वो हो सके स्कैटर हो जाता, मतलब छितरा फितरा के वो बाहर ही फेंका जाता, या एब्जॉर्ब हो जाता, ठीक है। अब एब्जॉर्ब होता तो मान लीजिए यहाँ गया और यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, तो फिर यहाँ निकलने का इसको चांस ही नहीं मिला। तो चांस नहीं मिला तो क्या टकराएगा, क्या रिफ्रैक्ट होगा? तो ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ कि अ मीडियम दैट डजंट एब्जॉर्ब और स्कैटर द लाइट। ये आप समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया, दिस ट्रांसपेरेंसी अलोंग विद देयर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंट्रीब्यूट्स टू देयर ब्यूटी एंड यूज। वही, क्योंकि वो लाइट को मौका दे रहा है कि अंदर टकराए, रिफ्रैक्शन हो, इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, ये सब, ठीक है। कंबस्टिबिलिटी, अब डायमंड में हम लोग सीधे आग लगाएंगे तो डायमंड जल जाएगा? नहीं। हाइड्रोजन में आप आग लगाइए, बूम करेगा आपको। तो ये क्या हो रहा है फिर? तो ये आपको वही जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि जो हाई टेम्परेचर पे ये ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है, ठीक है। तो हमें बस ये याद रखना है। फिर डायमंड एंड दे कलर्स, जो, अच्छा, डायमंड्स में अभी आपको मैंने बताया कि डिस्पर्शन के कारण कलर आता है, लेकिन कुछ डायमंड क्या होता है कि मान लीजिए आप लाइट नहीं भी डाले हुए हैं तब भी आपको वो डायमंड में ना एक पर्टिकुलर कलर रहेगा। तो वो कलर क्यों होता है? इम्प्योरिटीज के कारण होता है। अब कहीं पे आपको नाइट्रोजन चला गया तो आपको वो येलो और हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाएगा। फिर आपको एक होता है अर्थ में आपको जनरली जैसे बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, वो आपको इलेक्ट्रॉन भी छोड़ते रहता है, बीटा। अब वो जब रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें आएंगे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कार्बन में, जैसे ये स्ट्रक्चर डायमंड का है, इसके अंदर घुस गया तो इस कारण से क्या होता है कि वो उसको हल्का सा ग्रीन टिंज दे देता है, ठीक है। फिर आपको एक और प्रोसेस होता है, वो हटाइए, वो बेकार है, वो प्लास्टिक, वो एग्जाम में कभी नहीं आने वाला आपको, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या जानना है कि इम्प्योरिटीज जो होता है वो आपको डायमंड को एक कलर देता है। ध्यान रखिए, इसको डिस्पर्शन से सेम नहीं समझना है। डिस्पर्शन क्या हो रहा है? मान लीजिए ऐसा डायमंड जिसमें इम्प्योरिटी नहीं है, मतलब कि वो कलरलेस है, वो मतलब कि जब हम आपके हाथ में दे रहे हैं डब्बा से निकाल के, उसमें कोई लाइट नहीं पड़ रहा है, तब भी वो आपको कोई कलर नहीं दिखा रहा है। लेकिन डिस्पर्शन क्या होता है? जैसे लाइट पड़ेगा तो लाइट स्कैटर होता है आपको, और जब लाइट स्कैटर होता है तो अलग अलग कलर अंदर बनने लगता है। तो आपको ये ब्रिलियंस जो है इसका, ये डिस्पर्शन से हम लोग वर्ड को जोड़ेंगे ब्रिलियंस, मतलब चमकना, ठीक है। ब्रिलियंस इसको डिस्पर्शन से मिल रहा है, लेकिन जो इसका कलर जो है, मान लीजिए नेचुरली उसका कलर, जैसे मेरा शर्ट आपको ब्लू रंग का है, तो वैसा कोई डायमंड में वैसा कलर शुरू से ही रहेगा, तो वो इम्प्योरिटीज के कारण होता है, ठीक है। और वही जो मैंने आपको नाइट्रोजन का बताया, येलो और ब्राउन कलर दे देता है, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी वाला ये ग्रीन कलर दे देता है। ये वाला प्रोसेस मैं आपको वो कर रहा था, मना कर रहा था, ये जनरली नहीं आएगा कि अगर आपको फिर भी लगता है तो पढ़ लीजिए, लेकिन नहीं आएगा इतना, इस क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखिए, ये हमने कुछ कुछ कार्बन के प्रॉपर्टीज़ को देखा, डायमंड के प्रॉपर्टीज़ को देखा, उसके यूज़फुल एप्लीकेशंस को देखा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ग्रेफाइट और ग्रेफीन और डायमंड के डिफरेंसेस को देखा, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में भी जाना। तो ये सब को पार्ट को ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये सब क्वेश्चन आते रहता है, और खासकर क्योंकि हमारे करंट अफेयर का भी ये पार्ट है, तो ये और भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके ज़रूर आंसर दीजिए कमेंट में, नहीं भी तो अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए, ठीक है। चलिए तब।